Hello students, today we are going to start central nervous system. So the topic is central nervous system. Now what is the importance of central nervous system? यानी कि central nervous system की क्या importance है? Central nervous system दो main organ से बना है. पहला organ है brain और दूसरा organ है spinal cord. ये दोनों सिस्टम कलेक्टिवली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बनाते हैं. अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बात आती है, एक आता है इनका डेवलपमेंट और एक आता है इनका ओरिजिन. सो इनका जो ओरिजिनेशन है यानी कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म. दे ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म या ये कह सकते हैं दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डेवलपमेंट. इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, तो डेवलपमेंट इनका न्यूरल ट्यूब से हुआ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की. न्यूरल ट्यूब कब बनती है? न्यूरल ट्यूब एम्ब्रियोनिक स्टेज में, गैस्टुला स्टेज में बनती है. और गैस्टुला स्टेज में जो न्यूरल ट्यूब बनती है इसके दो हिस्से होते हैं. इसका जो एंटीरियर पार्ट है ये बनाता है ब्रेन और इसका जो क्वाड्रल पार्ट है वो बनाता है स्पाइनल कॉर्ड. तो इस तरीके से इंट्रा यूटेराइन लाइफ में न्यूरल ट्यूब से इसका फॉर्मेशन होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है. इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेन की. सो ब्रेन इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेन. Brain is important because it is a central information processing center, or we can say that it acts as a control and command center of the body. यहाँ पे दो important लाइन हमने पढ़ी. It is a controlling processing center और commanding center of the body. ये हमारी बॉडी को कमांड भी करता है और कंट्रोल भी करता है. अब यहाँ पे दो बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन्स हैं. इन सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखना और इनको अलग अलग समय में अलग अलग काम करने के लिए कमांड देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कौन कर रहा है? ये कर रहा है हमारा ब्रेन. जैसे किसी गर्म चीज को जब हम टच करते हैं तो इमीडिएटली हम उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं. अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो नेचुरली हम जल जाएंगे. तो ये कमांड हमें किसने दी छोड़ने की? ये कमांड देने वाला है ब्रेन. एक समय पे हम सुन सकते हैं, उसी समय पे हम बोल सकते हैं, किसी चीज को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो ब्रेन उन सभी चीजों का सेंटर है. कितनी मेमोरी हम चीजों में डेवलप कर सकते हैं, किसी चीज को हम कितना याद रख सकते हैं, इनका सेंटर भी कौन है? ब्रेन है. सो वी कैन सिंपली से दैट द ब्रेन इज द सेंटर ऑफ रीडिंग, राइटिंग, विजन, स्पीच, हंगर, थ्रस्ट, फटीग, मेमोरी, बॉडी टेम्परेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रेन एक्ट्स एज अ कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी. अब यहाँ पे ब्रेन से रिलेटेड पोजीशन की हम बात करते हैं. तो जो ब्रेन की पोजीशन है वो स्कल में है एंड इट इज सराउंडेड बाय बोन्स. इट इज सराउंडेड बाय पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, एथेमॉइड बोन. यहाँ पे जो पैराइटल और टेम्पोरल बोन है उनका नंबर 2 है और बाकी सभी बोन्स का जो नंबर है वो है 1, यानी कि बाकी सभी बोन संख्या में 1 है. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं ब्रेन के वेट की, तो ब्रेन का जो वेट है वो मेल और फीमेल में वेरी करता है. अगर हम मेल की बात करें तो मेल में जो ब्रेन का वेट है वो है 1400 ग्राम्स और वहीं फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में जो ब्रेन वेट है दैट इज 1250 ग्राम्स. इसका ये मतलब नहीं है कि फीमेल कम इंटेलिजेंट होती हैं. इसका सिंपल ये मतलब है कि मेल और फीमेल की जो बॉडी डिजाइन है उसमें डिफरेंस होता है, यानी कि जो ब्रेन का वेट है वो बॉडी के प्रोपोर्शनेट है, इसलिए साइज या वी कैन से दैट वेट में वेरिएशन है. आफ्टर दैट इसका डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट किस एज तक कंप्लीट हो जाता है? जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 2 साल तक की उम्र के बच्चों में ब्रेन का 80% तक डेवलपमेंट हो जाता है और ब्रेन का कंप्लीट डेवलपमेंट 6 साल तक की उम्र के बच्चों में हो जाता है. सो वी कैन सिंपली से दैट अप टिल 6 years द ब्रेन इज कंप्लीटली डेवलप्ड. नाउ ब्रेन का प्रोटेक्शन कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके नीट में. ब्रेन के प्रोटेक्शन में हम सबसे पहला बात करेंगे मेनिंजेस की. सो ब्रेन के प्रोटेक्शन में
meninges play very important role. Meninges, or we can say that meninges. meninges या meninges 3 लेयर से बने हैं, या हम ये कह सकते हैं कि meninges में 3 लेयर होती हैं. सबसे पहला जो लेयर है, दिस लेयर इज नोन एज ड्यूरा मैटर. इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर. दिस ड्यूरा मैटर इज थिक लेयर. ये सबसे बाहर की लेयर होती है, ये थिक लेयर होती है. वैसे तो ये डबल लेयर्ड है, और ये जो डबल लेयर है ये हर जगह से फ्यूज रहती है, बट कई कई जगह ये सेपरेट हो जाती है. जैसे यहाँ से ये फ्यूज है, यहाँ से ये फ्यूज है, पर यहाँ पे ये दोनों लेयर सेपरेट हो जाती हैं, और ये सेपरेट होने के बाद यहाँ पे बनाती हैं venous sinus. They developed venous sinus. This layer is known as dura mater. This layer is known as dura mater. It is double thick layer, and it is separated somewhere, and this separated part form venous sinus. ड्यूरा मैटर के नीचे जो लेयर है उसको हम बोलते हैं एराकिनॉइड. ये जो एराकिनॉइड है ये थिन होती है. थिन होने के साथ साथ कुछ कुछ जगह ये कॉन्व्यूलेटेड हो जाती है, यानी कि घूम जाती है, और घूमने के कारण ये बनाती है विलाई. सो दिस लेयर इज नोन एज एराकिनॉइड, एंड दिस इज नोन एज एराकिनॉइड विलाई. ये जो एराकिनॉइड विलाई है ये क्या करती हैं? ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन करती हैं, और एब्जॉर्ब करके वीनस साइनस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को फिल कर देती है. अब आपके दिमाग में बच्चों एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है. तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को हम अभी हल्का डिटेल में पढ़ेंगे. ड्यूरा मैटर और एराकिनॉइड के बीच में जो ये स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सबड्यूरल space. The space is known as subdural space. So space between the arachnoid and the dura mater. Arachnoid के नीचे जो लेयर है, this layer is known as pia mater. इस लेयर को हम बोलते हैं pia mater. This pia mater is highly vascularized. यहाँ पे बच्चों वेस्कुलराइज का मतलब होता है दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. यहाँ पे ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, या यहाँ पे ब्लड प्रेजेंट है, ब्लड का नेटवर्क प्रेजेंट है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है. पाया मैटर इज थिन, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज हाईली वेस्कुलराइज. अब ये जो पाया मैटर है ये ब्रेन के कॉर्टेक्स पार्ट में, यानी कि ब्रेन का कॉर्टेक्स हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स. इस सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ फ्यूज कर जाती है, या हम ये कह सकते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ मर्ज हो जाती है. मान लीजिए ये पाया मैटर है और ये है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो ये लेयर मर्ज हो गई, और ये लेयर मर्ज होने के बाद एक स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं जिसको हम बोलते हैं टेलेकोरॉइडिए. द स्ट्रक्चर इज नोन एज टेलेकोरॉइडिए. ये जो टेलेकोरॉइडिए है ये इंपॉर्टेंट है, कि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेन वेंट्रिकल्स के साथ क्या डेवलप करता है? ये ब्रेन वेंट्रिकल्स के साथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है. तो यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पाया मैटर फ्यूजेस विद कॉर्टेक्स. विच कॉर्टेक्स? सेरिब्रल कॉर्टेक्स. सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है हम आगे पढ़ेंगे. अभी आप ये समझे कि ये ब्रेन का एक पार्ट है जिसके साथ ये पाया मैटर मर्ज हो जाती है. पाया मैटर मर्ज होने के कारण ये बनाते टेलेकोरॉइडिए. ये जो टेलेकोरॉइडी है ये फॉर्म करता है कोरॉइड प्लेक्सिस, और ये जो कोरॉइड प्लेक्सिस है ये कोरॉइड प्लेक्सिस ब्रेन वेंट्रिकल्स में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन करती है. यहाँ पे बच्चों आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे. सबसे पहला क्वेश्चन है प्लेक्सिस क्या होता है, और दूसरा क्वेश्चन है वेंट्रिकल्स क्या होता है. तो प्लेक्सिस वो एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारी सेल्स एक साथ प्रेजेंट हैं. वेंट्रिकल्स क्या होता है? जो यहाँ पे ये ब्रेन का डायग्राम है, इस पे ये कैविटीज प्रेजेंट है, और इन कैविटीज में सेल्स का या नर्व सेल्स का नेटवर्क प्रेजेंट है. वो एरिया क्या कहलाता है? वो एरिया कहलाता है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन. तो ब्रेन में टोटल 4 वेंट्रिकल है. यहाँ पे मैंने एक वेंट्रिकल शो किया, दैट इज 4th वेंट्रिकल. तो जो भी वेंट्रिकल्स है वो सभी कोरॉइड प्लेक्सस की सहायता से क्या बनाते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेनिंजेस. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है?
meninges. What is meninges? Meninges are the different layers by which brain get protected. यानी कि meninges brain के different layers हैं जिससे brain अपने आप को protected रखता है. इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे CSF, that is cerebrospinal fluid. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो CSF है, cerebrospinal fluid जो है, ये कहाँ बनता है? ये बनता है ब्रेन में, वेंट्रिकल्स में. किसकी सहायता से? कोरॉइड प्लेक्सस की सहायता से. जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रेन, वेंट्रिकल्स और स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएट करता है और ये मेनली ब्रेन को बुयांसी प्रोवाइड करता है. ब्रेन में जो पाया मैटर है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, जो पाया मैटर है दैट इज हाईली वेस्कुलराइज्ड, यानी कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई है. तो जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई नेचुरली कैपिलरीज में होगी, तो वहाँ पे कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर होता है और वो जो फिल्टर्ड ब्लड है उन एरियाज में यानी उन वेंट्रिकल्स में कलेक्ट होता है. कलेक्शन के बाद वो जो फिल्टर्ड ब्लड है, या हम ये कह सकते हैं वो जो पोर्शन ऑफ द ब्लड है वो एक एल्कलाइन नेचर का है जिसको हम लिम्फ से बिल्कुल सिमिलर मानते हैं और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज एल्कलाइन फ्लूइड. एंड दिस फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट. वो फ्लूइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेनली ब्रेन को बुयांसी प्रोवाइड करता है. हमारा जो ब्रेन है नेचुरली यहाँ लोकेटेड है. अब इसका जो वेट है, अगर मेरी बॉडी में बात करें तो 1250 ग्राम्स इसका वेट है, बट आई कैन नॉट फील दैट वेट हियर. मुझे यहाँ पे उसका भार महसूस नहीं होता. रीजन क्या है? उसका रीजन एक ही है कि यहाँ पे जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में बुयांसी या ब्रेन को बुयांसी प्रोवाइड करता है, इसलिए जो उसका वेट है वो रिड्यूस हो जाता है. जैसे किसी मेल में ब्रेन का वेट 1.4 kgs है यानी कि 1400 ग्राम्स है, बट बुयांसी के कारण वो वेट कितना रह जाता है? 0.18 ग्राम्स. सो यहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक is the different parts of the brain. This topic is very important. So here brain is having three important parts. First part is forebrain, the second part is midbrain, and the third part is hindbrain or hindbrain. Biologically इनको हम अलग अलग नामों से जान सकते हैं. जैसे फोरब्रेन, तो फोरब्रेन यानी कि अगला हिस्सा, तो इसको हम कहते हैं प्रोजेनसेफ्लॉन. मिड ब्रेन यानी कि बीच का हिस्सा, तो मीजनसेफ्लॉन. हाइंड ब्रेन यानी कि पिछला भाग, रोम्बेनसेफ्लॉन. तो अगर ये वर्ड्स आए तो आप इनसे कंफ्यूज मत होना. प्रोजेनसेफ्लॉन, मीजनसेफ्लॉन एंड रोम्बेनसेफ्लॉन. यहाँ पे फोर ब्रेन में तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है ऑल्फैक्टरी लोब्स. ऑल्फैक्टरी लोब्स का बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सिलेबस में नहीं है. जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेरिब्रम. तो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेरिब्रम एंड डायनसेफ्लॉन. These two important parts of the forebrain or prosencephalon. So let us discuss about the cerebrum in detail. Cerebrum. The cerebrum is the largest part of the brain. It constitutes approximately 80% part of the brain. यानी कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है. यहाँ पे ये जो ब्रेन का हिस्सा हमने दिखाया है, इस ब्रेन के हिस्से में यूजुअली ये जो पार्ट आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये लगभग 80% पार्ट है. और ये पार्ट किसका है? सेरिब्रम का. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये 80% ब्रेन का पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है या कवर करता है. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. अब अगर हम ब्रेन को इस तरीके से देखें, मान लीजिए ब्रेन है और इसको हमने दो सेक्शन में डिवाइड किया है, तो इस दो सेक्शन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो सेरिब्रम है ये दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है. और हेमिस्फीयर यानी कि स्फीयर पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पे दो पार्ट अलग अलग बन जाते हैं. ये बन जाता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और ये बन जाता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. तो यहाँ पे सेरिब्रम डिवाइड होकर दो पार्ट्स बनाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. द लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर. इन दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो नर्व फाइबर्स हैं, ये नर्व फाइबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये बनाते हैं कॉर्पस
कोलेसम। और ये जो कॉर्पस कोलेसम है ये मैमेलियन फीचर है। अभी हमने पढ़ी थी ब्रेन की डिफरेंट लेयर्स, तो ब्रेन की जो डिफरेंट लेयर्स थी उसमें एराकिनॉइड मिडिल लेयर थी जिसमें एराकिनॉइड विलाइज बनती हैं। तो यहाँ पे जो एराकिनॉइड है और जो कॉर्पस कोलेसम है, दीज टू आर ओनली फाउंड इन मैमल्स, ये केवल मैमल्स में पाई जाती है। मैमल्स के अलावा ये किसी और वर्टिब्रेट्स में नहीं मिलती, इसीलिए ये केवल मैमल्स का ही फीचर माना जाता है। अगर इस फिगर में देखें, ये हमने हेमिस्फीयर पार्ट को साइड व्यू में बनाया है, दिस इज अ साइड व्यू, और इसको हमने बोला है hemisphere. In this hemisphere, this portion is known as corpus callosum. जब आपके NCERT बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें लेबलिंग में आपसे डिफरेंट पार्ट्स की लेबल पूछा जाता है एज पर NCERT, तो ये पार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। I again repeat, cerebrum divided into cerebral hemisphere and between them corpus callosum is present and this corpus callosum is the mammalian feature only. अब यहाँ पे जो ये हेमिस्फीयर हैं, दोनों हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो इन दोनों हेमिस्फीयर में चार लोब्स होते हैं, यानी कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 4 लोब्स हैं, नेचुरली राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में भी 4 लोब्स होंगे। ये मान लीजिए एक हेमिस्फीयर है, इसमें 4 लोब्स हैं, जैसे इसमें ये फ्रंटल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, लोब का मतलब होता है पार्ट, ये पैराइटल लोब है और ये ऑसिपिटल लोब है। सो बोथ द हेमिस्फीयर हैविंग 4 लोब्स, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड फ्रंटल लोब्स। अब यहाँ पे अगर हम हल्का सा सेरिब्रल हेमिस्फीयर का डिटेल में जाते हैं तो इसकी डिटेलिंग में इसके फीचर्स हमें पता चलते हैं। जब हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर के आउटर पार्ट को देखते हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे आउटर पार्ट को बोला जाता है सेरिब्रल